हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन एएस के 1 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेक्चर डालने में थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज आपके लिए ही जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसे बना रहा था, दैट्स व्हाई देयर वाज अ डिले। एंड एक्चुअली संडे को कोई लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए 1 मई वाले लेक्चर में आज पुट ऑन कर रहा हूँ। और अगर आपको पता नहीं हो तो आप ये जान लें कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर है या फिर एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज है या फिर इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज है उड़ान एंड उड़ान प्लस वाली, उसको पोर्टल पे डाल दिया गया है, यानी कि यूट्यूब वीडियोस में इसे पुट ऑन कर दिए गए हैं। एंड ये डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल होगा और आप रिवाइज के तौर पर यूज कर सकते हो। और आपके पास फिलहाल अप्रोक्स 40 या सिंपली कहो कि 2 मंथ के आसपास टाइम बचे हैं। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि अब आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने का समय नहीं है। कभी भी कोई नई बुक या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने ये सजेस्ट कर लिया हो कि भाई साहब मैंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, उसे पढ़ना है, तो अभी ये सब गलती ना करें। अभी जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, उसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। अभी आपके पास 2 ही टूल्स होनी चाहिए। पहली रिवीजन एंड रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये 2 पिलर होने चाहिए जो आपके 2 मंथ के जर्नी में आपको पाथवे यानी कि आपके लिए रास्ता प्रदान कर सके, सो दैट उस रास्ते पर चलकर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सको। सो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस बात को कभी भी ना भूले कि जितना प्रैक्टिस आप एमसीक्यू का करोगे, अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये तो बेहद ही बढ़िया है, बिकॉज आगे चलकर ये जो क्वेश्चंस होंगे उसमें टाइम कम लगेंगे। और एक बात आप ये भी समझ लो कि क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व हो जाएंगे मोर और लेस, लेकिन आपका 2 आवर्स का लिमिट होता है। 2 आवर्स के लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और 2 आवर्स के लिमिट में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि रिवीजन इतना ज्यादा हो जाए कि अगर क्वेश्चंस आए तो उसको फटाक से हम सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट पर हम अपना माइंड ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तब आंसर आएगा। रिवीजन का मतलब यही होता है कि 5 मिनट्स में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो 2 मिनट्स 1 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। अदरवाइज रिवीजन का इससे बढ़िया महत्व या सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता है ना। तो टाइम इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई रिवीजन इज मस्ट इन दिस एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन, एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो ये बात ध्यान रखें। और अभी कोरोना की स्थिति चल रही है, बस आप जो अपनी सेफ्टी है उस सेफ्टी को पालन करें। ऐसा ना हो कि पिछले बार जैसी गलती कर दे जहां पर जो आपके ये इश्यूज है वो माइंड के लेवल पर पहुंच जाए और आपको दिक्कतें आने लगे, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगे, आपका फोकस बिगड़ने लगे। ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी सब प्रभावित हो सकती है। अभी आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि जो शारीरिक प्रिकॉशंस है या फिर जो प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो किया जा रहा है, उसके अलावा आपको उधर सोचने की जरूरत नहीं है। भाई साहब ये जीवन है, लाइफ है, इसमें अनसर्टेनिटी है ही है, इसमें आप इसको एक्सेप्शन नहीं मान सकते। ये रूल है नेचर का, और ये नेचर का रूल कोई भी नहीं तोड़ सकता। मजबूत तो आप ही को होना पड़ेगा, इसमें कोई आपको मजबूत करेगा नहीं, आप ही गिरोगे मजबूत होगे। फिलहाल आपको मजबूत रहना है, सो दैट आगे की जो आपकी 40 डेज या 2 मंथ की जर्नी होगी प्रीलिम्स के लिए, उस पर प्रभाव कम से कम पड़े। प्रभाव तो होते हैं लेकिन कम से कम करना ये आपके हाथ में है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। It is about olive ridley turtles. Stay away from the Rushkulia in Odisha this year. Rushkulia आपको ही पता है जो olive ridley turtles की नेस्टिंग साइट है, और ये olive ridley turtle काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। IUCN स्टेटस पूछा जा सकता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज में रहता है यूपीएससी करंट अफेयर्स से ही। एक इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के 2 सेक्शन होते हैं जो करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जाते हैं। However, let's move to further details। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो ओलिव रिडले टर्टल है वो रुस्कुलिया रोडकी से अवे हो रही हैं इन द ओडिशा गंजम इस डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, और ये बोला जा रहा है कि नेचुरल फेनोमेना। तो आप देख लो, रुस्कुलिया रिवर आपने पढ़ा भी होगा, है? तो रुस्कुलिया रिवर आपने पढ़ा भी होगा। तो जो रुस्कुलिया रिवर माउथ है, माउथ यानी कि जहाँ पे वो मीट करती है टू द सी, तो उसे हम रिवर का माउथ कहते हैं। तो जो रुस्कुलिया रिवर माउथ है, इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड बिगेस्ट रॉकरी इन इंडिया आफ्टर गहिरमाथा। तो ये 2 नेस्टिंग साइट है, एक तो गहिरमाथा दोनों ओडिशा में, दूसरा रुस्कुलिया। यहाँ पर मास नेस्टिंग ऑलिव रिडले टर्टल के द्वारा की जाती है। और ये जो मास नेस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो इवेंट है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। अगर आपको याद हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
वैसे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो अरविदा। अरविदा आप याद रखना, ये यूपीएससी टर्म्स से खेलती है और ये टर्म्स पूछा जा सकता है आपसे। सो अगर हम बात करें ओलिव रिडले टर्टल के बेसिक की, तो ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स है। याद रखना, अगर ऑप्शन आपको लार्जेस्ट एंड लेस एबंडेंट बोल दे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट आपको याद रखना है ना। तो इट इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स एंड इट इनहेबिट्स वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख लो, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव इंडियन ओशियंस में मिलते हैं, इट कैन बी फाउंड इन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन एज वेल। तो ये जो टर्टल्स है अलोंग विद देयर कजन टर्टल्स के नाम क्या है इनके, तो कैम्स रिडले टर्टल, और ये यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मास नेस्टिंग इज द इवेंट जब ये बीच पर आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं, और इस इवेंट को अरेवदा कहा जाता है, where thousands of females lay the eggs on the same bee। IUCN स्टेटस आपको अच्छे से याद रखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है तो क्या है, वल्नरेबल है। थ्रेट्स की बात करें तो एक्सीडेंटल किलिंग। एक्सीडेंटल किलिंग कैसे, तो जो ट्रॉल नेट्स है यानी कि जो फिशरमैन है ये जो नेट्स डालते हैं फॉर कैचिंग द फिश, इसमें ये टर्टल्स भी फंस जाते हैं, और जब इन्हें निकाला जाता है तो इनकी जो इकोसिस्टम है, हैबिटेट है, उससे ये बियॉन्ड चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनका एक्सीडेंटल किलिंग कह सकते हो। एंड इसको पोचिंग भी की जाती है। पोचिंग यानी कि इलीगल एक्सट्रैक्शंस या इलीगल कैप्चरिंग की जाती है फॉर देयर मीट, शेल एंड लेदर। और वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर भी वन ऑफ द फैक्टर्स है जो ओलिव रिडले टर्टल को खतरा पहुंचा रही है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं क्या इनके कंजर्वेशन के लिए? यस, ओलिव रिडले टर्टल को शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत रखा गया है, और जो भी एनिमल स्पीसीज या जो भी स्पीसीज को शेड्यूल 1 में रखा जाता है उसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन अवार्ड होता है। ये आपको याद रखना है ना। हाईएस्ट पनिशमेंट होगा, अवार्ड मतलब व्हाट, पनिशमेंट, हाईएस्ट पनिशमेंट होगा। एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है फॉर द ट्रॉल्स कि वो आप टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस यूज करो, यानी कि एक स्पेसिफिकली डिजाइंड नेट जहां पर एग्जिट ऑप्शन हो, जिसके तहत जो टर्टल्स है वो आसानी से एस्केप कर सके फ्रॉम द नेट व्हाइल रिटेनिंग द कैच यानी कि फिशेस। एंड कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिवा एक्सरसाइज भी लॉन्च किया है टू इंश्योर द सेफ मिड सी सोर्जम ऑफ ब्रीडिंग द ओलिव रिडले सी टर्टल। ये बातें हैं, कुछ मैप के बारे में जान ले तो आप देख लो, ये आपका महानदी रिवर है। आपको पता होना चाहिए कि महानदी रिवर जो है आपका बे ऑफ बंगाल में बेसिकली शामिल होती है, मिक्स हो जाती है, और ओडिशा में ये आपका फ्लो करता है। सिमिलरली जो ऋषिकुल्या रिवर है ये भी आपका ओडिशा में आपका फ्लो करता है। याद रखना, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर महत्वपूर्ण है, और जैसे आपका महानदी है, ऋषिकुल्या है, कृष्णा है, कावेरी है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए। कुछ ऑर्डर भी, जैसे महानदी आपका नॉर्थ है, ऋषिकुल्या उससे आपका है ना, तो ये जो ऑर्डर है नॉर्थ टू साउथ ऐसे भी पता हो तो और भी बढ़िया बात है। और देख लो आप, गहिरमाथा बीच यहाँ पर है, तो यहाँ पर मास नेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ओलिव रिडले के द्वारा, एज वेल एज आपका रॉबर्ट आइलैंड है, ये भी आपका उड़ीसा में ही है, एज वेल एज ऋषिकुल्या, तो आप देख सकते हो है ना। और पुरी को देख लो, पुरी आप हमें बताइए कि किस लिए फेमस है, और जो आपका भुवनेश्वर है वो किस लिए फेमस है, ये भी आप हमें बताइए। एंड स्पोरेडिक नेस्टिंग साइट, तो ये डस करके जो है आपका स्पोरेडिक नेस्टिंग साइट है। सो ये आपका प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ओलिव रिडले टर्टल्स काफी ज्यादा न्यूज में आते हैं, इसलिए आप इससे कभी मत छोड़े, इसकी तैयारी तो होनी ही चाहिए। और ये जो टर्मिनोलॉजी है अरेवदा, IUCN स्टेटस, और ये जो आपका है स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, ये पता होने चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट जैसे ऋषिकुल्या एंड द गहिरमाथा, तो गहिरमाथा सबसे बड़ा मास नेस्टिंग साइट होगा, और दूसरा नंबर पर आपका ऋषिकुल्या आता है। तो इतना पता हो तो इससे आपका क्वेश्चंस एस्केप नहीं हो सकते, क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके बन जाएंगे, चाहे वो एलिमिनेशन के थ्रू बने या सारे ऑप्शंस को आप जानकर सॉल्व कर सकते हो। So let's move to the next one. Supreme Court issues notice to center on plea challenging the sedition law। तो ये जो पेटिशनर्स है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पेटिशन लेके गया था, उन्होंने कहा कि इनको सेडिशन का चार्ज लगाया गया फॉर क्वेश्चनिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स इन सेंटर, यानी कि जब ये पेटिशनर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर ने सेडिशन का चार्ज लगा दिया। सेडिशन मतलब समझते हो, देशद्रोही टाइप का है ना, ऐसा। एंड फॉर कमेंट्स एंड कार्टून जो शेयर किए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर,
तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपने सजेशन लगाया है ये इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको ही पता है फंडामेंटल राइट्स, इसके तहत हमारे सर्टेन फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसमें आपका आर्टिकल 19 है जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो इसका वायलेशन है ये पेटिशनर का, है ना। एंड इसलिए आपका सेडिशन लॉ न्यूज में आया है। तो सेडिशन लॉ इंडियन पिनल कोड के तहत मेंशन करी गई है। फॉर एग्जांपल एज पर द सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, सेडिशन कोई भी एक्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का एक्ट करता है दैट ब्रिंग्स या फिर अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड या कंटेम्प्ट और एक्साइट यानी कि भड़काता है, उस्काता है, या फिर अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन असहमति टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, चाहे वो शब्द के माध्यम से हो या आपका लिख कर हो, जैसे आपका कार्टून बनाकर ये हो सकता है ना, साइन के माध्यम से भी हो सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या अदरवाइज भी ये सब्जेक्टिव टर्म है ना, तो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे भी होते हैं कि लॉ में जो डेफिनेशन होनी चाहिए क्लियर मेंशनिंग होनी चाहिए। अब ये अदरवाइज सब्जेक्टिव है तो इसका तो किसी भी तरह से मीनिंग निकाला जा सकता है ना। तो ये आपका सेडिशन जो डिफाइंड है 124A ऑफ आईपीसी और आपको ये पता होना चाहिए। एंड इसके तहत पनिशमेंट दिए जाते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years along with फाइन। तो अगर कुछ विचार की बात करें ऑन द सेडिशन लॉ यानी कि व्यूज के क्या सही है क्या गलत है, तो देख लो वेरियस वर्डिक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इन द रोमेश थापर केस, केदारनाथ सिंह केस, कन्हैया कुमार केस, इन्होंने या इस केस ने कहीं ना कहीं सेडिशस एक्ट को डिफाइन किया, रीडिफाइन किया, और इसमें बोला गया ओनली इट हैज एसेंशियल इंग्रेडिएंट, है ना। तो अगर डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर करता है तो वो क्वालिफाई हो सकते हैं, या फिर वायलेंटली ओवरथ्रो करने का प्रयास किया जाता है किसी भी लॉफुल गवर्नमेंट को, तो ये भी सेडिशन हो सकते हैं। थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ और द पब्लिक, तो ये भी आपका सेडिशन हो सकते हैं। तो ये देख लो धीरे धीरे लॉ के ऊपर क्लियरिटी कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, सो दैट गवर्नमेंट इसे सब्जेक्टिव वे में ना इस्तेमाल कर सके, सो दैट जो फंडामेंटल राइट्स है उसका स्टेट वायलेशन करे और वायलेशन करने के बाद उसको बेसिकली पनिश करे एज बिकॉज कि उन्होंने जो है अपना व्यूज रखा, अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया। तो इसलिए ये सब जो क्लियरिटी है लॉ के ऊपर वो आनी चाहिए, और ये कौन लाएगा, तो हाई कोर्ट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आप देखो। सो लेट्स मूव प्रीलिम्स के लिए। तो आपका सेडिशन लॉ जो डिफाइंड है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ये आपको पता होना चाहिए। सो क्या पनिशमेंट है, वैसे तो पनिशमेंट कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन आप याद रख सकते हो। और रोमिला थापर केस, केदारनाथ केस, कन्हैया कुमार केस, याद इतना ही रखना कि इट इज एसोसिएटेड विद रीडेफिनेशन ऑफ सेडिशन लॉ, सो दैट एलिमिनेशन में मदद हो सके। Let's move to the next one. Positron access from cosmic ray interactions in galactic molecular cloud. तो क्या बात है भाई, क्या हो गई यहाँ पे, देख लो। रिसर्चर्स फ्रॉम द रमन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है ये इंस्टीट्यूट आपका, और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इन्होंने मिस्ट्री ऑफ पॉजिट्रॉन एक्सेस फेनोमेना के जो भी थे उसको रिजोल्व किया। क्या ये मिस्ट्री है, बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, पॉजिट्रॉन आपका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है ना कि एक आप हो, एक आपके जस्ट अपोजिट नेचर का, एकदम सब कुछ अपोजिट काम करता है, तो वो आपका एक इलेक्ट्रॉन मान लो, तो उसी के जो अपोजिट होगा, सब कुछ अपोजिट, सारे बिहेवियर अपोजिट, उसको पॉजिट्रॉन कहेंगे, है ना। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसका सेम प्रॉपर्टी होगा इलेक्ट्रॉन के जैसा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, ई माइनस लिखते हैं ना, तो पॉजिट्रॉन में होगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड ओवर द इयर्स एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन्स जिनकी एनर्जी मोर देन 10 जीजा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, या फिर 10 GeV, और पॉजिट्रॉन्स विद एनर्जी मोर देन 300 GeV आर हाउएवर लोअर इन कंपैरिजन व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉजिट्रॉन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो लोअर निकल कर आई है, इस रिसर्च में कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन आई है। तो ये जो बिहेवियर है पॉजिट्रॉन की बिटवीन 10 एंड 300 GeV, ये एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया है पॉजिट्रॉन एक्सेस का, है ना। तो ये जो स्टडी है प्रपोज्ड दैट जो कॉस्मिक रोज है, कॉस्मिक रेज बेसिकली जो स्पेस में एनर्जी फ्लो करते रहती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, आप देखते हो, नाम सुनते हो कॉस्मिक रेज का, जस्ट सर्च इनटू द गूगल एंड यू विल गेट द इमेज कि हाउ लुक्स
like cosmic rays. तो their study proposed that cosmic rays जब propagate करती हैं through the Milky Way galaxy तो ये interact करती हैं मैटर के साथ, तो इस इंटरेक्शन के बाद अदर कॉस्मिक रेज भी प्रोड्यूस होता है, प्राइमरली ये आपका इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें कॉस्मिक रेज की तो ये आपका हाई एनर्जी पार्टिकल्स है, यानी कि इट कंटेन्स द एनर्जी पार्टिकल्स एंड इट मूव्स through the space at nearly the speed of light, and they provide one of the few direct samples of matter that is from the outside the solar system। क्योंकि ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो मिल्की वे आपका फॉर्मेशन हुआ था तो सारे एनर्जी जो एमिट होते रहते हैं स्पेस में और वो ट्रेवल करते रहती है वन लोकेशन टू अदर, तो ये अर्थ से अराउंड भी क्रॉस करती हैं, तो ये सब स्टडी करने में मदद करता है। And these new cosmic rays are the origin of positron access phenomena। ये बात है, बेसिक आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि पॉजिट्रॉन क्या है, तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, ये पता हो जाए तो और बढ़िया है। और हाँ, ये टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है कि आपका पॉजिट्रॉन एक्सेस मतलब क्या है ना, तो पॉजिट्रॉन एक्सेस यानी कि आपका एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन हैविंग एनर्जी ऑफ मोर देन 10 गीगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका 10 GeV। एंड देख सकते हो ये बात है ना, तो ये आप देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस वैसे चांसेस नहीं बनते, लेकिन क्या पता कॉस्मिक रेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल होंगे वो आप आंसर कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिमांड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वर्क स्पाइक्स। और ये वर्क क्यों स्पाइक करेगा, क्योंकि ये कोविड जैसी स्थिति आप देख रहे हो जिसके कारण जो आपका वेरियस कंपनी ये सब शट डाउन हो रहे हैं या फिर माइग्रेशन हो रहा है टू द रूरल एरिया, तो वर्क तो ढूंढेगा ना, वर्क ढूंढेंगे तो मनरेगा एक ही तो है जो गवर्नमेंट आपको गारंटीड वर्क प्रदान करती है। सो देख लो, ए टोटल ऑफ 344 करोड़ पर्सन्स डे एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड टिल Feb 2021 which is highest ever। तो ओवरऑल डाटा निकाल कर लाया गया है कि अप्रोक्स 344 करोड़ पर्सन डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, और आउट ऑफ टोटल पर्सन डेज जो 2020-21 में जनरेट हुए थे 52% वोमेन डेज थे। और ये इंडिकेट करता है कि रिवर्स माइग्रेशंस हो रही है फ्रॉम द लॉकडाउन स्टेट टू देयर नेटिव स्टेट, एंड इट रिफ्लेक्ट्स कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थितियां बढ़ रही है इन द लेबर मार्केट। तो हम बात करें मनरेगा की तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो स्कीम लाई गई है याद रखना है मनरेगा एक्ट के तहत, यानी कि MGNREG एक्ट 2005, और इसके तहत एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ये टर्म बेहद ही महत्वपूर्ण है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। एंड एज सच अर्बन मनरेगा अभी चल नहीं रही है ना, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में है तो अर्बन मनरेगा भी एक स्कीम है, ऐसा नहीं है, अभी लाने का प्लान चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो मनरेगा रूरल एरियाज के लिए लाई गई है ना। तो याद रखना 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड whose adult member volunteers to do the unskilled manual work। एंड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 15 डेज के भीतर प्रदान करने की होंगी फ्रॉम द डेट ऑफ द डिमांड। अगर फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने में तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, और ये नेसेसरी है, मस्ट बी गिवन। एंड फंडिंग जो है आपका सेंटर और स्टेट दोनों का पैटर्न होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% कॉस्ट बियर करती है अनस्किल्ड लेबर का, और 75% कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड का, एंड 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, एंड 6% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो आप देख लो है ना किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहां अनस्किल्ड लेबर को प्रदान करने की बात है तो उसमें आपका 100% एंड 75% ऑफ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर, तो बचे हुए कौन, स्टेट, और 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो बचे कौन, तो स्टेट करेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल का खर्च, है ना। तो ये बातें हैं। एंड सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा ये मैंडेटरी है, इसे तो और अच्छे से याद रखना। सोशल ऑडिटिंग का मतलब होता है लोगों से पूछे जाएंगे कि भाई साहब क्या आपको रोजगार मिल रहा है, क्या आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है जो इस एक्ट के तहत है, तो अगर बोला जाएगा हाँ तो इसका मतलब सोशल ऑडिटिंग में अच्छा काम चल रहा है ना, विच लेड्स टू द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, मनरेगा और मनरेगा की कुछ सर्टेन मैंडेटरी प्रोविजन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनरेगा की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। उत्तर प्रदेश, MP एंड राजस्थान गेट मैक्सिमम ग्रांट्स अंडर द NHM इन द लास्ट 3 years। और NHM की बात करें तो इसका मतलब है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये जो स्टेट्स जिसके नाम लिए हैं हमने, इट रिसीव्ड 5 to 6% ऑफ द
total grant allocation, और most of the northeast states has got less than 1% of the NHM grant। तो अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी 2013 में। एंड बेसिकली इट्स सब्ज्यूम्ड, यानी कि इसे सब्ज्यूम किया गया था किसके साथ, NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो रूरल एरिया पर फोकस करता था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो अर्बन एरिया पर फोकस करता था, और दोनों को अब सबमर्ज करके नेशनल हेल्थ मिशन एक आपका मिशन के रूप में लाया गया है ना। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव को कुछ याद रखने हैं आपको। रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अनदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यूनिवर्सल एक्सेस हो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, लाइक वुमेन्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात कही, जेंडर एंड डेमोग्राफिक वायलेंस हो, एंड एक्सेस टू इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और अभी की जो स्थिति चल रही है, आप समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम कितना खास्ता है, कितना कमज़ोर है, वीक है, कि जो ये आपके केसेस है इसको हैंडल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस हो रही है। एंड देख लो, ये जो मेन प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स है, इसमें आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, यानी कि RMNCH+A, एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी आपका कवर करता है ना। तो ये जो आपका कंपोनेंट्स है, ये आपका याद रखना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों को कवर करता है। और अगर हम बात करें फंडिंग पैटर्न की, तो इसमें आपका 75:25, यानी कि सेंटर की तरफ से 75% कंट्रीब्यूशन और स्टेट की तरफ से 25, एंड सारे स्टेट्स के लिए। लेकिन एक्सेप्ट ये जो आपका फंडिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, इंक्लूडिंग द सिक्किम एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। एंड फंडिंग पैटर्न के लिए क्या होगा, तो 90:10। और ये हमेशा आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर जो आपका यूटी है, उसके फंडिंग पैटर्न जो है डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू द जनरल स्टेट्स। एंड तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें आपका स्टेट और सेंटर दोनों फंड कर रही है। एंड लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो आपको याद रखना है कि NHM जो बनाई गई है वो दोनों को सब्ज्यूम करके, रूरल हेल्थ मिशन प्लस अर्बन हेल्थ मिशन। एंड ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन के थ्रू यूज कर सकते हो क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए आप अच्छे से कीवर्ड्स वाले ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स। और न्यूज में क्यों रहा है, बिकॉज कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो है वो स्टैब्लिश करी गई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया आप डेडिकेटेड एरिया मान लो, डेडिकेटेड रीजन मान लो, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन जो रिसाइड करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसे कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है। और याद यही रखना है कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अंतर्गत आता है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इसे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है टू ऑगमेंट द ऑनगोइंग नेशनल मिशन टू मीट द कंट्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अभी देख रहे हो देश में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई है और जो अवेलेबिलिटी है वो स्टक हो रही है, तो दूसरे देशों से इसको लाया जा रहा है। और इसके लिए ही आपका ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कहीं ना कहीं चलाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, सो दैट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स की जो सप्लाई है उसको फुलफिल कर दी जा सके। And warships have been deployed to carry the liquid oxygen filled cryogenic containers and associated medical equipment to India amid its worsening COVID-19 pandemic. And all such containers ये एयरक्राफ्ट से कैरी आउट किए जाएंगे अराउंड द कंट्री, और ये एम्प्टी होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन फ्यूल टैंक्स कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। ये अच्छे से याद रखना है ना। ऑल सच कंटेनर्स कैरीड ऑन एयरक्राफ्ट अराउंड कंट्री वो एम्प्टी होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन फ्यूल टैंक्स cannot be transported by air. और let's move to the next one, scheme for financial assistance to the states for capital expenditure। तो इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि ये जो आपका असिस्टेंस दिया जाएगा इसमें अगले 50 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट ने इसे कंटिन्यू करना चाहा इन द ईयर 2021-22। और जो फंड प्रदान करी जाएंगे इसके तहत वो इस्तेमाल होंगे न्यू एंड ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने में, रन करने में, है ना। याद रखना न्यू एंड ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना। एंड ये जो फंड है कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सेटलिंग द पेंडिंग बिल्स जो आपके ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स में पेंडिंग है। और अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ना। कैपिटल इज व्हाट, योर एसेट। एंड इसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है इकोनॉमी की, एज वेल एज हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। लेबर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि जो ईपीएफओ है यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो अप टू 5% एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। तो क्या याद रखने हैं, अगर ऑप्शन में आते हैं कि क्या ईपीएफओ इन्वेस्ट नहीं कर सकता एआईएफ में, तो गलत है, वो करेंगे। एंड एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो ये कोई भी फंड हो सकता है जिसे एस्टेब्लिश की गई है या फिर इनकॉर्पोरेट की जाती है इंडिया में। याद रखना, भारत में से एस्टेब्लिश की जाएंगी जो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि जो पैसे लाए जाएंगे बेसिकली इस फंड में, उसको कहाँ से लाया जाएगा, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, वहां से पूल किया जाएगा, है ना। देख लो आपका, विच कलेक्ट द फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडियन हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं, सो दैट इन्वेस्ट किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होंगे तो इन्हें प्रॉफिट भी होगी। तो अगर हम बात करें सेबी के अनुसार, तो सेबी ने एआईएफ को 3 कैटेगरीज में डाला है। कैटेगरी 1 एआईएफ लाइक जो वेंचर कैपिटल फंड, कैटेगरी 2 एआईएफ जैसे आपका प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गई, कैटेगरी 3 एआईएफ जैसे आपका हेज फंड्स होती है। हेज फंड्स क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Let's move to the next one, network for greening the financial system। न्यूज में क्यों रहा है, बिकॉज आरबीआई ने ज्वाइन किया है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क को फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ए मेंबर, है ना। तो एनसीएफएस यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसे मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है आरबीआई के द्वारा। एंड अगर हम बात करें नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर का, और ये क्या करेंगी, तो शेयर करेंगी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एंड कंट्रीब्यूट करेंगी टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, की फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे कम करी जा सके क्लाइमेट रिस्क को या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। तो उस प्रकार के अगर कोई सेंट्रल बैंक ऐसे मैकेनिज्म अपनाती हैं तो वो सजेस्ट करेंगी, तभी तो आइडिया आएगा। तो आरबीआई चाहेगा कि हम इसे और जगह पर इंप्लीमेंट करें, है ना। एंड ये जो सिस्टम है वो लॉन्च करी गई थी एट द पेरिस वन प्लैनेट समिट जो दिसंबर 2017 में हुई थी। प्लेसेस से न्यूज की बात करें, काफी महत्वपूर्ण होता है, ये यूपीएससी पूछती है। इजराइल आपका न्यूज में रहा है, और ये इसलिए बिकॉज स्टैम्पीड एट द रिलीजियस फेस्टिवल, और फेस्टिवल का नाम है लैग बी ऑमर, which was attended by thousands of ultra orthodox Jews in the northern Israel। इन्होंने dozens of people को मार दिया and many others को इंज्यूर भी, बेसिकली हानि भी पहुंचाई। तो इजराइल का लोकेशन आप देख लो, इजिप्ट, बॉर्डर कौन कौन से हैं इसके, इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होने चाहिए, इजिप्ट, जॉर्डन, और ये आपका एक ऊपर लेबनान भी होता है, लेबनान भी मेंबर है, यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन इजराइल में 2 बातें याद रखना, ये आपका वेस्ट बैंक है और ये आपका गजा स्ट्रिप है ना, गजा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, और तेल अवीव अलोंग द मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है। वेस्ट बैंक आपका लैंड लॉक्ड है और इट इज वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, ये पता होना चाहिए। जॉर्डन रिवर है, ये मीट करती है डेड सी में, यहाँ पर आपका डेड सी है, और जेरूसलम जो है वेस्ट बैंक के वेस्ट में लोकेटेड है, देख सकते हैं यहाँ पर जेरूसलम है। एंड आपका और क्या जानना है, गजा स्ट्रिप हो गई, और इसराइल की जो देख लो कौन से अलोंग ओपन करती है, तो मेडिटेरेनियन सी के अलोंग, है ना, ये पता होने चाहिए। और आपका लेबनान भी बॉर्डरिंग कंट्री है इजराइल का, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर अल्बेनिया। तो बेसिकली न्यूज में क्यों रहा है, तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो रिसेंटली लॉन्च द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन अल्बेनिया, जिसको नाम दिया गया है डिफेंडर यूरोप 21। आपको पता है नाटो अमेरिकन लेड मिलिट्री ग्रुप कह सकते हो, जिसका मतलब होता है कि अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन ऑल, यानी कि अगर एक पर भी अटैक किया जाता है, हानि पहुंचाई जाती है नाटो मेंबर्स को, तो इसको माना जाएगा कि सारे के ऊपर अटैक किया गया है ना। तो ये बातें होती है। नाटो में कितने मेंबर शामिल है और रिसेंटली कौन एड हुआ है, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं तो बेहद ही बढ़िया बात होगी। द नेक्स्ट वन इज, पहले तो अल्बेनियन लोकेशन देख लो, ये है अल्बेनिया, है ना, अल्बेनिया, और ये आपका आयोनियन सी के अलोंग बॉर्डर करता है, एज वेल एज आपका एड्रियाटिक सी भी है यहाँ पर, और ये इटली है, ये आपको पता है ना। तो ये सब मेडिटेरेनियन सी के ही पार्ट है, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, है ना। फिर एशियन सी भी आप देखोगे तो देख लो, अल्बेनिया का बॉर्डरिंग कंट्री ग्रीस है, मैकेडोनिया है, कोसोवो है ना, एंड आपका मॉन्टेगरो है, एंड इटली तो है ही भाई साहब। नेक्स्ट वन इज किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो सीज फायर ऑन द बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, जो अभी हाल ही में हुआ है आफ्टर द इंटेंस क्लैशेस इन ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वाटर सप्लाई बिटवीन द 2 एक्स सोवियत सेंट्रल एशियन नेबर। आपको पता है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज निकली थी, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और 2 और है बेसिकली ताजिकिस्तान, है ना। तो आप लोकेशन देख लो,
ताजिकिस्तान यहाँ है, किर्गिस्तान यहाँ देख लो, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है, ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे है। और इस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज का कैपिटल याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। चाइना को बॉर्डर करता है आपका ताजिकिस्तान एज वेल एज किर्गिस्तान, लेकिन कजाकिस्तान नहीं करता है। इसको आप अपने ऑक्सफोर्ड या फिर जो भी आपके पास मैप है उसमें आप अच्छे से देखना, और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और साथ ही साथ एक और सजेशन की जो कैप्शियन सी के बॉर्डरिंग नेशन है वो एशिया लोग लाइक करते हैं, उसको जरूर याद रख लेना, क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। सो ये थी हमारी आज की लेक्चर, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने लेक्चर सीरीज ओनली IAS के जो उड़ान वाले हैं उसको नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।